दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श और आर्किटेक्ट इंडिया का ये संयुक्त प्रोग्राम है। अ, आज हम एक खास विषय पे बातचीत करने के लिए आए हैं और आप किसी को भी लग सकता है कि ये कोई व्यक्ति की प्रशंसा या अनुशंसा या आलोचना या प्रत्यालोचना या कुछ भी आप उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन ये केवल और केवल नाम तो रखा है डिकोडिंग राहुल, या आप समझ सकते हैं कि अ, पहेली को सुलझाने की एक कवायद हम कह सकते हैं। उसको समझने की, एक व्यक्ति की यात्रा को समझने की, उस व्यक्ति के दौर को समझने की और उस दौर से निकलने की जद्दोजहद को भी समझने की हम यहाँ ये पूरी यात्रा है। उसको लेके हम आज राहुल डिकोडिंग का ये कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। और ये शायद किसी एपिसोड में शायद ये संभव भी नहीं है कि इसको हम समेट सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, जब से 2014 के बाद की राजनीति, उसके पहले की राजनीति, एक एक उससे थोड़ा पीछे चल जाए तो बाबरी मस्जिद गिरने की के बाद और उसके पहले, थोड़ा सा उससे पहले जाए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी की पॉलिसी ले आना, बाजार के खुलेपन को ले आना, और उसके पहले की और उसके बाद की जो राजनीतिक धारा रही है, उन सारी चीजों को ही समझने की हम एक कवायद करेंगे। तो आज इस विषय पे जो हमारे साथ हैं, इसको एनालिसिस करने वाले, विश्लेषण करने के लिए विघ्नेश झा हमारे साथ हैं। विघ्नेश भाई, आपका ही आग्रह था कि राहुल को एक बार हमें समझने की जरूरत है। जी। बहुत सारे नेता हैं, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष और कुछ मध्य के भी लोग हैं जो जी। अलग अलग ढंग से अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। जी। राहुल को चुनने की क्या आप ज्यादा आग्रह क्यों कर रहे थे? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। जी। और बहुत बहुत जी। उम्दा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। जी। और आज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत पीछे जाएंगे तो शायद हम लोग फिर मुझे लगता है कि एक और एपिसोड लगे, एक क्या बहुत सारे एपिसोड्स लग जाएंगे। 2008 से शुरू करेंगे, भट्टा परसौल से। और दरअसल हम राहुल गांधी जी को डिकोड नहीं करें। राहुल गांधी जी के जो एक्शंस हैं, क्योंकि आपको भी पता है पूरा भारत लगभग दो भागों में बटा हुआ है, दो तरह के ओपिनियंस हैं। और उसमें एक व्यक्ति है जिसे मीडिया ने कभी भी डिकोड करने की कोशिश नहीं की, चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिव। हाँ, एक बहुत बड़ा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक अभियान जरूर चलाया गया। राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का। तो दरअसल वो अभियान भी राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का था या कुछ और मकसद था? ये जो राजनीति है, इसमें जो होता है वो आम लोगों को शायद ना दिखता हो, क्योंकि इतने सारे पहलू होते हैं, इतने सारे उसके अ, पक्ष होते हैं। ये सारे पक्षों को अगर आप एकत्रित नहीं करेंगे तो उसे समझना मुश्किल होगा, या फिर जो समझ बनेगी, जो परसेप्शन बनेगा वो कुछ और होगा।
मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपका क्या परसेप्शन है आखिरी में। लेकिन जो मेरा परसेप्शन बना, क्योंकि मैंने डीपली स्टडी किया था, और जिस वजह से किया था वो धीरे धीरे अभी आगे सामने आएगा। अ, जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं जब बनती हैं, क्योंकि मैं भी उसका अ, कई बार एक अंग रह चुका हूँ, एक अ, सहयोग देने की स्थिति में रहा हूँ कई बार। तो जो एक पब्लिक पॉलिसी की समझ रखने वाले के हिसाब से जो राहुल गांधी के कदम रहे हैं, वो कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव, देश के लिए कितना फायदेमंद कितना नुकसानदेह, वो इसलिए भी अब समझना जरूरी है कि लगभग एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो गया है, चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, और इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में दो चेहरे अ, सामने आए हैं, मूल तैयार खुल के। खास करके कल जो मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, उसमें जो चेहरा निकल के सामने आया वो राहुल गांधी का। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब इसको अगर समझना है कि गवर्नेंस का कौन सा मॉडल राहुल गांधी जी सजेस्ट कर रहे हैं, गवर्नेंस का कौन सा मॉडल लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जनता के लिए हितकारी कौन सा है, अधिक हितकारी कौन सा है, और लोकतंत्र, देश, देश की अर्थव्यवस्था, देश का राजनीतिक तंत्र, देश की सामाजिक व्यवस्था, ये सब किस मॉडल को अडॉप्ट करके, किस दिशा में जाकर के बेहतर हासिल किया जा सकता है, बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। तो इसीलिए ये मेरा रिक्वेस्ट। जी। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। और चूंकि कल जिक्र किया अभी कल की रैली का, जी जी जी। तो उसमें राहुल गांधी जी ने कई कई बातें, कई पहलू वो बोलते जा रहे हैं। जी एक और वो कह रहे हैं कि धारावी का नाम एक एक उस रूप में धारावी एक बहुत बड़ा क्लस्टर है। जी 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 जी। और एक दूसरे रूप में क्रिएटिविटी का भी एक पूरा एक फॉर्म है वो। जुगाड़ हाँ टेक्नोलॉजी, हाँ, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो भी आप कहिए उसको। देसी भाषा तो में। दूसरी ओर वो एक बीड़ी बनाने वाली महिला का जी जिक्र करते हैं। जी तीसरी ओर जो तथाकथित जो बड़े संस्थानों में, टेक्नोलॉजी के संस्थानों में जो लोग जी पढ़ लेते हैं और वो ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, उनको भी वो कहते हैं कि ये जो अ, आपका ज्ञान ठीक है, लेकिन आप सुपर कैसे हो गया ये आप हमें समझ में नहीं आता है। जी तो वो कहीं फिर से जो केंद्रीकरण है, मतलब जी सत्ता का, अर्थतंत्र का, या तमाम चीजों का, वो अब समझ गए हैं कि अब ये चलेगा नहीं। अब जनता के हाथ में वो जो कहिए कि ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है गांधी की, या जो भी आप नाम दे सकते हैं नए दौर में, तो कहीं ये सब चीजें तो नहीं दिखाई दे रही हैं कहीं। अब अभी भी जो बड़े धन लोलुप कारपोरेट्स हैं, वो तो उनके खिलाफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो आपने एकदम सही कहा। जी। और कॉरपोरेट के खिलाफ वो जिस समय से जाना शुरू हुए, उस समय का भी जिक्र उन्होंने अपने कल के भाषण में किया, और वहीं से हम शुरुआत करना चाहते हैं, और वो है भूमि अधिग्रहण बिल के वक्त भट्टा परसोल वाली घटना, जिसमें वो अपनी ही सरकार के खिलाफ किसानों के साथ जाके खड़े हो। तब मीडिया ने पहली बार उनकी जमकर आलोचना की, क्योंकि जो बड़े कॉरपोरेट घराने थे, जिनको पौने पौने कीमतों पे किसानों की जमीन मिल जानी चाहिए जी। या मिल रही थी, मिलने वाली थी, सही शब्द ये होगा, मिलने वाली थी, वो अचानक से चौंके चौंके। और जब वो चौंके तो जाहिर है जो मीडिया घराने हैं, मीडिया व्यवसायी हैं, उन पर दबाव पड़ा कि भाई ये व्यक्ति तो सेंटर टू लेफ्ट जा रहा है, थोड़ा सा ये बाइंग दिशा में जा रहा है। मतलब एक बहुत ही अ, प्रचारित शब्द है वामी, जो पिछले 10 सालों में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ, और वाणी का मतलब न जानते हुए उसको कुछ चीजों से जोड़ के, कुछ घटनाओं से जोड़ करके उसको इस तरह से प्रचारित किया गया है जैसे वो कोई बहुत ही बड़ा विलेन हो। दरअसल सेंटर टू लेफ्ट जाने का मतलब, सेंटर से बाएं जाने का मतलब है पूंजीपतियों के एकाधिकार, और जो जनता के हित हैं उनके बीच में खड़ा हुआ सेंट्रल फोर्स, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय ताकत है, जो सत्ता में कई दशकों तक रही, वो कहीं ना कहीं दक्षिण की ओर उसका झुकाव हो गया। और दक्षिण का मतलब पूंजीपतियों की ओर उसका झुकाव होता दिखा इन्हें, और इन्होंने किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए सीधा जनता का पक्ष लेने का फैसला किया। तब ये सही में एक आत्मघाती कदम दिखा था। हम सबको, जो भी थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ रखते थे, उन्हें ये लगा कि ये तो आत्मघाती कदम है। कॉरपोरेट की जो दुनिया है वो बहुत पूंजी और पावर से परिपूर्ण दुनिया, वो इन्हें नष्ट कर देंगी। अभिमन्यु की तरह ये नष्ट कर दिए जाएंगे। और कल उन्होंने जिक्र भी किया अपनी महारैली के भाषण में कि अरुण जेटली जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल पे बोलना बंद कर दो। तो इन्होंने जब कहा कि नहीं, ये तो भाई जनता का मामला है, इसमें कैसे चुप रहूं, तो उन्होंने कहा फिर आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये, अच्छा, ये 2014 की शायद बात बता रहे हैं, लेकिन 2008 में जब वो खड़े हुए भूमि अधिग्रहण कानून को किसानों के हित में बनाने के लिए, तब उनकी अपनी ही सरकार थी, वो उसी के विरुद्ध खड़े हुए। वहां से ये दौर चालू हुआ, शुरू हुआ। और इसीलिए इनके जो कदम है, जो इनकी राजनीति है, या जो इनका
इनकी समझ है, जिस दिशा में ये जा रहे हैं, उस दिशा को एक बार समझना या फिर उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, ताकि लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसका आकलन कर सकें, का विश्लेषण कर सकें लोग भी, और अ, अपना परसेप्शन बना सकें। जो भी परसेप्शन होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो राजनीतिक मामला है, लेकिन एक जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसके आधार पर वो अपना विश्लेषण करें। तो यहीं से ये कहानी शुरू। फिर आपने कहा कि बीड़ी बनाने वाली महिला का जिक्र, या फिर धारावी के जुगाड़ टेक्नोलॉजी, या फिर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सस्ती कापियां, उनका सस्ता वर्जन बना करके बाजार में सस्ते दामों में बेचने वाले धारावी के जो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड यूथ हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उन तक, उनके लिए बैंक का दरवाजा खोलने की बात, वो उन्होंने क्यों कहा? आपने दिशा भी सही बता दिया था कि मूलतः जो विकास होता है उसमें कुछ पहलुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। पहला, मानवीय पहलू। मानवीय पहलू ये है कि ना तो मुफ्त में अनाज देकर के लोगों को जिंदा रखना देश के हित में होता है, और ना ही उस श्रम शक्ति के, उस श्रमिक के हित में होता है जिसे आप मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, लेकिन उसे देने के लिए आपके पास काम नहीं है, या फिर उसके स्वरोजगार में हेल्प, मदद करने के लिए आपके पास साधन नहीं है, या फिर इच्छा शक्ति नहीं। तो ये बहुत ही घातक हो। दूसरा पहलू है इसका पर्यावरण। जितनी तेजी से मशीनीकरण करण बढ़ेगा, लोग तेजी से बेरोजगार भी होंगे, और मशीनों के बढ़ने से पर्यावरण का नुकसान होना शुरू हो जाता है। जितनी मशीनें बढ़ेंगी, उतना प्रदूषण बढ़ेगा, उतना पर्यावरण को नुकसान। इसके अलावा इन तीसरी पहलू मैं पहले कह देता हूँ। तीसरा पहलू है जो धन है, जो आर्थिक आर्थिक एक जो अर्थ है, जो पूंजी है, जो पैसे हैं, वो जब केंद्रीकरण होने लगता है श्रम का भी, मशीनों के माध्यम से, और लोग बेरोजगार होते जाते हैं, तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं पहुंचते, बल्कि वो पैसे जो है सीधा, वो मशीन तो पैसे लेते नहीं, तो सीधा वो पैसे जो हैं वो पूंजीपतियों के हाथों में जाते चले जाते हैं। तो जो मजदूरों का हिस्सा है वो भी पूंजीपतियों के हाथों में चला जाता है, और मजदूर जैसी आज की स्थिति है, 5 किलो अनाज पे जीने के लिए एक वक्त आता है कि बाध्य हो जाती है। इतना ही नहीं होता, इसके आगे एक वक्त आता है जब सरकार को लगता है कि हम कब तक 5 किलो अनाज मुफ्त कर देंगे। तो
स्थिति और भयावह होती चली जाती। तो इसीलिए जो महात्मा गांधी ने उस वक्त ही, आजादी के वक्त ही, एक मॉडल एक एक विजन दिया था, एक मॉडल क्रिएट किया था हिंद स्वराज का, जिसका लक्ष्य था जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्किल्स हैं, उसको जीवित रखना, सहायता करके छोटे, बहुत छोटे मशीनों की सहायता से जो प्रदूषण ना के बराबर फैलाएं, और दो चार घर के दो चार लोग मिल करके जो है उसे, उन मशीनों को ऑपरेट कर सकें, उससे उनकी आय थोड़ी बढ़ सके। तो ऐसी स्थिति क्रिएट करना, ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें जो घरेलू व्यवसाय हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में चलते आ रहे हैं, जैसे चप्पल बनाने का व्यवसाय, जैसे कुटीर उद्योग जिसको आप बोल सकते हैं। हाँ, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जी जी। वगैरह, जैसे हथकरघा, हथकरघा उद्योग जिसे आप कहते हैं, दरी बनाना, जी जी। मैं बीड़ी बनाना। एकदम आपको मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। जी 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 इसलिए कि ये तो ठीक है, जो मॉडल है और जिसकी बात तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। जी जी सवाल ये है कि जिस मॉडल को कांग्रेस खुद लेके आई थी अपने समय जी में, उसके खिलाफ मतलब नॉर्मली अभी जो सत्ता है उसी मॉडल को ही आगे बढ़ा रही है और ज़्यादा तेज तेज गति से। इनको कब ये हुआ, राहुल गांधी को कब लगा कि ये हम शायद गलत रास्ते पे चल रहे थे, या अब इस ये रास्ता जो है और उस पर ना केवल उसको क्रिटिसाइज करना, नए रास्ते की तलाश करना, और ये भरोसा, अब खुद पे भरोसा रखना जी कि जो मतलब इतने बदनामियों, इतने उनको मतलब जिस तरह से मतलब प्रताड़ना। अंग्रेज, हाँ हाँ, मनहूस और क्या क्या, और चुनाव हारना, और मतलब उसके बावजूद एक हमेशा मुस्कुराहट के साथ और बिना किसी दबाव के साथ जी एक मतलब भरोसा रखना, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो राहुल गांधी कैसे बनते हैं? मतलब जी बाद में, जो बाद में। जो जी हम जो देखिए, उसको, उस सेंटेंस को मैं पूरा कर लेता हूँ कि हजारों तरह के ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं हमारे देश में जिनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब इस पे आ जाते हैं कि जो हम लोगों को, एक आम इंसान को, जो ऐसे पॉलिसी संबंधित मैटर्स पे, आप हम जैसे लोग जो सोचते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और देश की व्यवस्था को बेहतर देखना चाहते हैं, वैसे लोग सोच रहे थे, किसी के पास कोई आइडिया होता था, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तकलीफ उठाने का एक ये सोचते थे वो, तो सिहर जाते, ये इतना तकलीफ कैसे उठाए। बहुत सारे लोग आइडिया दे देते थे और कहते थे कि कोई कर दे तो बड़ा अच्छा हो। आइडियाज देने वाले भी बहुत वो बहुत लोग भी बहुत कम थे, मुट्ठी भर भी नहीं थे। लेकिन आइडिया को लेना, हम आप जानते हैं कि आइडिया देना एक बड़ा काम,
विजन रखना एक बड़ा काम, लेकिन जब तक विजन को आप लेकर के आगे नहीं बढ़े, उसे जमीन पे उतारने की कोशिश नहीं की, तब तक उस विजन का कोई मतलब नहीं। मतलब भी नहीं है। और जी हम आप उस पर पहले तो उस पर खुद को भरोसा करना। जी, जी, वही वही उसी पे असल चीज तो यही मैं है कि कि इतना कॉन्फिडेंस होना, तो इतने कॉन्फिडेंस के पीछे आपका बहुत गहरा अध्ययन होना चाहिए इन चीजों पे। भले ही वो भारत भ्रमण बाद में उन्होंने किया हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उनका अध्ययन और रिसर्च जो है, क्योंकि मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जो मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, या अगले एपिसोड में कभी बात करेंगे, वो डिटेल हो जाएगा। लेकिन आ, उस उसका इतना गहरा अध्ययन, और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो सकती है, ऐसे सुधार जिसमें कॉरपोरेट घरानों का नुकसान ना हो, बल्कि जो आम श्रम शक्ति है, श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर, किसान, छोटे व्यवसायी, अ, जो नौकरी कारीगर पेशा। वर्ग, असंगठित कामगार वर्ग जितने हैं, उन्हें भी व्यवस्था में जगह मिले, और वैसी जगह मिले कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, एक सह अस्तित्व की बात हो। सेंटर में खड़ा रहने का मतलब ही यही। देखिए, एक तो पार्टी के तौर पे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस एक वक्त भटक गई थी अपने लक्ष्य से, लेकिन और ऐसा लग रहा था, लोगों का जो अनुमान था कि अब उस लक्ष्य की तरफ कांग्रेस या किसी भी पार्टी को या देश को लक्ष्य की तरफ वापस ले जा पाना संभव नहीं। ऐसे में एक इंसान कॉन्फिडेंस से लबरेज होकर के, जो गांधी जी ने कहा था कि पहले वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, फिर वो तुम्हें, तिरस्कार। जी, गालियां देंगे, फिर वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस में घुसना, ये सही में मेरे हिसाब से तो एक साहस का काम है। वैसे हमारे भाई, हमारे दर्शक भाई बहन वो तय करें, और वो घुस गए तो फिर जो कुछ भी हुआ, वो आपने हमने सबने देखा। जो मीडिया के नाम पे खड़े कारोबारी हैं, उनको, और उनके जो अ, उन्हें उन्हें संचालित करने वाला जो पूंजीपति वर्ग, वो अ, कुछ शायद और प्लान लेकर के चल रहे थे, जिसमें कि उन्हें बाधा के तौर पे दिखाई पड़ा ये सब कुछ। वो पूरी तरह से पूंजीवाद की दिशा में, और सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसकी तरफ देश को ले जाना चाहते थे, जिसमें कुछ पूंजीपति देश की संपत्ति के मालिक हों, वो कुछ लोगों को रोजगार दें, और बाकी लोगों को रोजगार ना मिले तो वो 5 किलो राशन पे अपना जीवन चलाएं, और फिर सोचें कि अगली पीढ़ी को अ, लाना है या नहीं लाना है तो जिंदा कैसे रखना है। तो ये उनका विवेक हो। लेकिन हम्म, वो शायद उसकी चर्चा भी कल भी हुई है। वो 22 पूंजीपतियों की चर्चा की उन्होंने, जिनके पास देश के आधी आबादी के बराबर की संपत्ति है, 22 पूंजीपति मात्र। तो वो मॉडल लागू भी हुआ पिछले 10 सालों से। 2014 के बाद की आप जो बात कर रहे थे, तो वही मॉडल चल रहा है।
लेकिन राहुल गांधी जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी। पहले वो इशारों में बात कर कहते रहे अपनी, बताते रहे अपनी, लेकिन दूसरी ओर से उनके ऊपर इतना जबरदस्त अटैक होता था कि उनकी बात कहीं उड़ा दी जाती थी। उड़ा दी जाती थी। एक तो सुनाई भी नहीं पड़ती थी, और सुनाई भी पड़ती तो उनकी छवि तब तक इतनी खराब कर दी जाती थी कि लोग लोग बहुत हल्के में लेते थे। अच्छा, ये ऐसी ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने खिलाफ, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा परसेप्शन है, कि लोग अपने ही खिलाफ खुद ही खड़े। आज भी बहुत संख्या में लोग खड़े, क्योंकि उसका अ, जो एक फॉर्मूला है, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो पूंजीपति वर्गों ने अपने राजनीतिक सहयोगियों को दे दिया था। मेरे ख्याल से उस पर भी बहुत अच्छा रिसर्च हुआ होगा, बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया होगा। कभी कभी वो, हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की है कि वो कभी कभी न्यूरमबर्ग मॉडल से मिलता जुलता नजर आता है, कभी कभी मुसोलिनी के मॉडल से मिलता जुलता नजर आता है, कभी कभी एक थोड़ा सा इजरायली मॉडल से मिलता जुलता नजर आता है। और अब तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, पुतिन साहब के मॉडल। हाँ, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। लोग पढ़ेंगे अगर, इन सब के बारे में जानेंगे, तो जाहिर है कि खुद ही इस बात को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर देख और समझ पाएंगे। तो इसके बहुत डिटेल में ना जाते हुए, उस मॉडल को बता देना भी आवश्यक है कि वो मॉडल था धर्म का मॉडल। एक धार्मिक, जो लोगों के भीतर जो एक धर्म के प्रति लगाव है, जो इमोशन है, जो देवी देवताओं, अपने अपने, और खास करके बहुसंख्यक समाज और अल्प अल्पसंख्यक समाजों में अपने अपने जो जो भगवान, पैगंबर वगैरह हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। और आप अगर आसानी से जोड़ पाते हैं कि अगर किसी पूंजीपति का अपमान हो जाता है तो भगवान का अपमान, या फिर किसी नेता का अपमान हो जाता है तो भगवान का अपमान। तो और लोग अगर नहीं समझ पाते कि पूंजीपति या नेता जो कोई भी सेंट्रलाइज मैकेनिज्म चाह रहा है, वो उसका उसका कोई संबंध अ, धर्म या भगवान से इसलिए भी नहीं है। दो चीजें हैं इसमें। पहला तो कि प्रहलाद ने कहा था, हम में, तुम में, खड़ग में, खम में, सब में राम व्यापक। व्यापक राम। तो, हाँ, तो मतलब कि हर इंसान में देवता का वास होता है, ये सनातन फिलॉसफी। दूसरी चीज ये कि ये जो अंधाधुंध प्राकृतिक संपदाओं के दोहन का मशीनीकरण के माध्यम से, बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से, टनल्स बनाने से लेकर के, और अ, खदानें बनाने, और वहां से जो धरती की संपदा है, जो उसको निकालने से एक अ, जो हमारी धरती का एक स्वाभाविक स्वरूप,
उससे छेड़छाड़ हो रही। दूसरी बात, उसके लिए लगातार जंगल काटे जा रहे, पर्यावरण को बुरी तरह से रौंदा जा रहा है, फसले का जंगल और बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, तो उसको काटा गया। और उसी सनातन धर्म में ये भी जो मूल वैदिक संस्कृति की मान्यता है कि प्रकृति देवो भव, वनस्पति देवो भव, तो उस मान्यता के ये विपरीत, तो कहीं से भी धर्म से संबंधित नहीं होता है पूंजीवाद। और जो ये एकदम पूंजीवाद, मैं एकदम हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, तो जी, जी, तो जी, आप, क्योंकि ट्रैक हमारा राहुल राहुल के जी, जरिए जी, जी, उसी पे मैं वापस आ रहा था। ये ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी था, बहुत क्योंकि जरूरी है। हाँ, क्योंकि उसको उसी ये मतलब ये दिशा, दिशा, हाँ, दिशा ये रहनी चाहिए। हाँ, मैं एक तो मैंने आरोप लगता है राहुल गांधी पे, राजकुमार हैं, जी, 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 कहीं मतलब चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, या बहुत सारी चीजें हैं जो जी, 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 कहती हैं। एक तो ठीक है भाई, कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, और वो उसका पर्सनल चॉइस नहीं होता हाँ, उसका पर्सनल चॉइस नहीं है, लेकिन आपको याद हो कि बार बार वो अमेठी जाते थे, है। जी, 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 और कहीं किसी 5 स्टार या किसी उसमें नहीं रुकते थे, नहीं, 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 और सबसे सबसे किसी गरीब घर में वो जी, जाके शरण लेते थे। जी, जी, तो एक राजनीतिक जो कहिए कि जिस तरह का मतलब विजडम जिसकी बात होती है, जिस ज्ञान की बात होती है, और केवल ये नहीं है कि हम यहाँ रुक गए तो यहाँ से हमको वोट मिलेगा, इस जाति का वोट मिलेगा, या इस समुदाय का वोट मिल जाएगा, तो नहीं, ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आपके बात में एक बात जोड़ दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, कि वो इस चीज को प्रमोट नहीं होने देते। जी, जी, उसका नहीं वीडियो मैं जारी, वही कह रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ, हम लोग भी चूंकि इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, और शायद वही वजह है कि तमाम विपरीत धाराओं, विपरीत परिस्थितियों में भी अ, मतलब अ, संतुलन बनाए रखना, और अ, एक मानसिक रूप से कूल होके चीजों के बारे में समझना, और वहां से समझना जिनके यहाँ हम रुके, और अ, हो सकता है कि वो उतना रियलाइज ना कर पाए जो उस परिस्थितियों में भुगत रहा हो, लेकिन कोई दूसरा यदि आके देखता है, उसके साथ जुड़ता है, तो वो शायद ज्यादा अ, उसको समझ पाता है। अब बिल्कुल, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि लोग गर्मियों में जाते हैं पहाड़ पे घूमने, जी, तो पहाड़ वाले जो है जाते हैं उस पे, क्या बोलते हैं, शहरों में आते हैं। तो जो लोग पहाड़ में रह रहे हैं, तमाम जो तकलीफों और दूसरे दूसरे जो दुरूह जो रास्ते और दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से लगातार संघर्ष करते हैं, वो उनको लगता है कि यही स्वाभाविक है। लेकिन एक जी, दूसरा यदि जाता है, तब अपने से जहाँ से रह रहा है वहां से जब रिलेट करता है, तब जी, उसको जी, लगता है कि तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनने में, जी, और ये जो प्रक्रिया है, जो लोगों से सीधे संवाद, और उन लोगों से संवाद जो जिनको किसी वजह से, सत्ता की वजह से, या सत्ता के, या सामाजिक संरचना की वजह से, जी, वो कहीं उनकी आवाज कहीं भी किसी भी रूप में जी, निकल के नहीं आती। हालांकि उनका बहुत मजाक उड़ाया गया कि ये आजकल नए नए चुटलेबाजी कर रहे हैं। तो क्या जी, ये जो प्रक्रियाएं रही राहुल जी, गांधी को राहुल गांधी बनाने में, जी, एक जी, प्रिंस से एक लीडर बनाने में, जी, 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 तो ये प्रक्रियाओं का क्या मैंने रहा उनके ऊपर असर, जिससे कि वो जब चलते हैं तो लगातार वो कॉन्फिडेंस और उनका डेवलप होता जाता है। जी, जी, ये ये देखिए,
ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब यही तो अ, यही तो खूबसूरती है इस लोकतंत्र की और हमारे देश की, कि जब हम अपने से अधिक, वो गांधी जी का यंत्र जिसे बोलते हैं, वो छपा हुआ गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी स्मृति वगैरह में मिल जाता है कि जब हम अ, अपने से अधिक तकलीफ में वाले लोगों को खुश होकर के जिंदगी से लड़ते हुए देखते हैं तो हमारी साहस बढ़ जाती है। तो शायद उन लोगों ने इनकी, ये तो इस यात्रा की बात है, इससे पहले वो उन्होंने इतना कष्ट झेलने का और इस तरह 4,000 किलोमीटर पैदल नाप देने का सोचा भी नहीं था, जैसा उन्होंने कल भी बताया। कल का जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने एक तरह से क्रक्स दिया कि क्यों गए, क्या सोच के गए, क्यों जाना पड़ा और उसका क्या नतीजा है। तो उन्होंने कहा कि 2004 या 2010 या 2014 में अगर कोई मुझसे पूछता कि तुम कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा सकते हो, तो मैं शायद मना कर देता। मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर घुटनों के दर्द के बावजूद, बहुत तकलीफों के बावजूद उन्होंने उसको, अपने कमिटमेंट को पूरा किया। तो वो एक सकारात्मक साइड तो है उनके पर्सनालिटी का। और जब कोई जनता में घुल मिल गया और तब आप अगर उससे परिवारवादी या कुछ भी कहेंगे तो उस बात का असर नहीं हो। इसलिए नहीं होगा कि परिवार की वजह से किसी को मौका मिलता है, पहला मौका मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टार सन्स आए, जो टैलेंटेड थे वो बने रह गए, जो टैलेंटेड नहीं थे उन्हें मौका तो जरूर मिला लेकिन वो चले गए। उनकी जगह जो है जमीन से निकले हुए एक्टर्स बाद में स्टार बने। तो ये एक मौका देता है। अगर उसमें राहुल गांधी अनुत्तीर्ण हो गए होते, फेल हो गए होते, तो उन्हें जनता ने बहुत पहले नकार दिया होता। लेकिन वो 5वीं बार के एमपी, और जब वो यात्रा कर रहे थे 4थी या 5वीं बार के एमपी, तो जनता ने उन्हें स्वीकार किया हुआ है। और व्यक्ति किसी भी परिवार का हो, महात्मा बुद्ध भी तो एक राजा के पुत्र थे। वो एकदम सही कह रहे हैं, रियलाइजेशन एक चीज है और रियलाइजेशन एक चीज है। हम्म, तो अगर कोई बुद्ध के मार्ग पे जाना चाहता है, कोई अशोक के मार्ग पे जाना चाहता है, वो अशोक नहीं जिसने विश्व विजय किया, वो अशोक जो सब कुछ जीतने के बाद भी छोड़ करके अपना साम्राज्य छोड़ करके बौद्ध भिक्षु हो गए। तो बच्चों को भी बना दिया जी। जी, जी। तो अगर कोई रास्ते से निकलता है तो जो जनता है उससे उसका संपर्क होता है, उसका वो दिल से जुड़ता है। और जो बात लोगों ने कही या जो बात नहीं कही, दोनों बातें उसे सुनाई पड़ती। वो कुछ कहे ना कहे, लोगों को सुनाई पड़ती है वो बात, क्योंकि टेलीपैथी एक बहुत स्ट्रांग मीडियम है बात करने। तो ये था उनका जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, जो जिस रास्ते पे वो चल निकले, फिर धीरे धीरे उस यात्रा के तौर पे वो सामने नजर आता हुआ दिखाई पड़ा। पहले आप याद कीजिए, पहले उनके जितने भी भाषण या जितनी भी बातें वो बोलते थे,
जो प्रेडिक्शंस करते थे, प्रेडिक्शंस बहुत करते थे और उनके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होते थे, लेकिन जो प्रेडिक्शंस वो करते थे उन्हें लोग उस वक्त अ, गहराई से नहीं लेते थे। लेकिन बाद मजाक में, उड़ाते। हाँ, मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में वो सच हो जाता था। लेकिन फिर भी वो बात बोलते थे, तो वो बोलते कहते कैसे थे, इशारे में बोलते। लेकिन कल का उनका भाषण या पिछले 10-15 दिनों का उनका भाषण सुनेंगे तो अचानक आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बदल गया। वो व्यक्ति नहीं बदला, उस व्यक्ति ने जितना बोझ उठा रखा था, कुछ बोझ को उस व्यक्ति ने हल्का कर दिया। कि वो जो अपनी सीमा बांधी हुई होती है लोगों ने, उसको उससे बांधी होती है लोगों ने उसको वो धीरे धीरे तोड़ पाते हैं, उसको दूर से हटा पाते हैं। मैंने तो मुक्त होने का भाव हाँ, भी होता हाँ, वो धीरे धीरे जो है, जो उनके बारे में परसेप्शंस थे जिसकी वजह से वो सहमे रहते थे या रहते होंगे, मुझे ये नहीं पता कि या फिर खुल के नहीं बोल पाते थे। सहमा हुआ तो नहीं देखा है मैंने। अगर उन्हें भी सहमा हुआ कहूंगा तो फिर है। जी जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। एक चीज जी और मैंने जी अ, राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, जी नेहरू परिवार, गांधी परिवार जिसका नाम है, जी तो सबसे पहले उसी को टारगेट किया गया, उस परिवार को टारगेट किया गया। जी 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 नेहरू को टारगेट किया गया, गांधी को टारगेट किया गया, जी और स्वाभाविक रूप से बहुत लोग पहले भी आलोचनाएं करते थे, जी लेकिन एक गरिमा और दूसरी चीजें को ध्यान में रख के करते थे। जी बिल्कुल तीसरा कि उस टारगेट में ये सिद्ध करने की पूरी कोशिश हुई जी कि ये जो कांग्रेस है, जी जिसको वो कांग्रेस खानग्रेस मतलब माने मुगल वो है, क्या बोलते हैं, लिगेसी है। अब जाके हिंदू। बहुत जी सारी जी, बहुत सारी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ उसमें मैं देख रहा था कि कांग्रेस भी जो जी एक तरह से सकते में आ गई, जी और मतलब जहाँ खुल के सीधे सीधे हमला करने, मैंने या कहिए कि जवाबी मोड में आने की जगह डिफेंसिव मोड में आ गई थी। राहुल से उम्मीद की जा रही थी कि राहुल जो है बोलें, लेकिन नॉर्मली कुछ इतिहासकार या कुछ जो लोग हैं वो तो बोलना तो शुरू किए थे, जी लेकिन तब तक सोशल मीडिया से लेके और तमाम चैनलों के जरिए ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया कि ये अभियान चला कर पूरा तुम भी पूरा चल रहा। अभियान। जी 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 जी। तो ऐसे में राहुल गांधी एक तो कितना कांग्रेस से लड़ रहे थे, जी दूसरा नया बहुत अच्छा। कांग्रेस, जी जी, जी 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 नया कांग्रेस बनाने के लिए लड़ रहे हैं। जी दूसरा कि जो लिगेसी थी एक पूरी देश को जानने समझने, उसके सांस्कृतिक विविधता को समेटने की, वो दिखाई देती है, नेहरू में भी दिखाई देती है। बाद में इंदिरा गांधी में थोड़ी आ गई थी, क्या बोलते हैं, मतलब सब कुछ अपने हाथ में, शक्ति, जी 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 शक्ति जी जी तो शायद वो सब बना भी। जी लेकिन बाद के दौर में जब तक चीजें संभलती, जी मैंने आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, तमाम चीजें ले आए, लेकिन जी तब तक शायद मतलब चीजें निकल गई थी हाथ से। जी अ, कितना राहुल लड़ रहे थे कांग्रेस से, जी दूसरा अपने ऊपर लगाए गए तमाम जो तोहमत है, या जी मतलब जिस तरह की चीजें हो रही थी, या मजाक या बदनाम करने की, जी उससे कितना लड़ रहे थे, और नया कांग्रेस बनाने के लिए कितना लड़ रहे हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। ये ये एकदम आपने हिट किया है सही जगह पे। देखिए,
जब अटैक शुरू हुआ था तो क्यों शुरू हुआ? मैंने वो पहले भी कहा, उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो सेंट्रलाइज दो 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 विरोधाभासी विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक विचारधारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहती, और दूसरी विचारधारा जो कि जिस जिसके जिसके वाहक शायद उस समय में जो जाने पहचाने चेहरों में अगर कहें तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा सिर्फ राजनीतिक दुनिया से सिर्फ राहुल गांधी थे। लोगों ने उन्हें कहा भी कि एनजीओ नहीं चला रहे हो। तो जो डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, उसको राजनीति के माध्यम से देश के मेन स्ट्रीम डिबेट में लाने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया, ये एक अलग ही चीज थी। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस कई सारे विचारधाराओं का, इनफैक्ट सारे विचार सभी तरह के विचारधाराओं के लोगों से मिलकर के बना हुआ है, तभी उसे सेंट्रल वो सेंट्रल सेंट्रल डायरेक्शन में या फिर सीधे दिशा में जाने वाली पार्टी मानी जाती है, क्योंकि उसमें दक्षिण पंथी भी होते हैं, वामपंथी भी होते हैं, समाजवादी भी होते हैं, तरह तरह की विचारधारा, अम्बेडकरवादी होते हैं। जितने जितने तरह के वाद हैं, सब 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 तरह के लोगों से मिलकर के बना हुआ हो। तो लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के अंदर भी जो दक्षिणपंथी विचारधारा, जो दक्षिणपंथी सोच थी, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के समर्थक थे, जो राजनीति में धर्म के उपयोग के समर्थक थे, वो ज्यादा बलशाली हो गए। और जाहिर है वो शॉर्टकट है, उसमें आपको ना तो परेशानी है, ना किसी तरह की तकलीफ आती है, और आपको जनता बड़े आराम से एक्सेप्ट करती है। जनता क्योंकि ये नहीं समझ रही होती है, उन्होंने एक चीज बीच में जोड़ दूंगा। राहुल गांधी जी ने कल एक शब्द का इस्तेमाल किया, इल इन्फॉर्म। कि पहले पहले राहुल गांधी ने अपने परसेप्शन के बारे में बोला कि पहले मेरा परसेप्शन था कि लोग इल इन्फॉर्म है। बाद में जब यात्रा की तो मुझे लगा कि इल इन्फॉर्म्ड नहीं है उस तरह से जिस तरह से मेरा परसेप्शन था, लेकिन अभी भी इल इन्फॉर्म। तो जो इंफॉर्मेशन है उसका सही तरह से लोगों तक ना पहुंचना, लोगों को जो उनके हित में जो 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 चीजें हैं, वो क्यों उनके हित में है, कैसे है, और जो जो चीजें उनके हित में नहीं है वो क्यों और कैसे है, ये बातें बताने वाला कोई नहीं था। ना मीडिया, न समाज सेवक। समाज सेवक थे कुछ, तो कुछ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो बाद में दक्षिण पंथ की तरफ चले गए, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे उन सबको खा के फेंक दिया गया 2014 के बाद। तो अ, लोगों तक इंफॉर्मेशन का ना पहुंच, और ऐसे में इस लड़ाई को आगे बढ़ा, तो सीधे तौर पे ये लड़ाई जो है वो सभी पार्टियां, कांग्रेस सहित, वर्सेस राहुल गांधी हो। कांग्रेस में बहुत छोटा सा एक वर्ग था जो जेन्युइनली सिविल सोसाइटी
या इकोनॉमिक स्टडीज या फिर पब्लिक पॉलिसीज जानने वाले लोग थे जो उससे निकल के आए थे, वो साथ में खड़े रहे। और जो दूसरी तरह की ताकतें थी, आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस से बहुत सारे नेता दूसरे दलों में, खास करके जो अ, प्रभुत्व संपन्न और साधन संपन्न जो पार्टियां हैं उसमें गए। मतलब साधन तो संपन्न क्या, सीधे सीधे बोलिए, बीजेपी में गए और कहाँ गए? हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही। कह रहा हूँ कि सीधे सीधे तो कहिए बीजेपी में गए हैं। जी जी और जी। जी, और जितने राजे रजवाड़े और दूसरे दूसरे जिनको हाँ, अ, जो कांग्रेस में जमे हुए थे वो भी बीजेपी की तरफ गए। बड़े स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि अब जाके हमारी पार्टी आ गई है। हाँ, जी जी जी। तो अभी मैं इसको क्योंकि उन पे चर्चा हो रही है तो इसको एकदम बिल्कुल मैं मैं एकदम इसको नहीं कर रहा है, पॉलिटिक्स से मैं अलग ये रखना कह रहा हूँ चाहता कि इसमें थोड़ा सा मैं इसमें हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि तो जब आपके तमाम सहयोगी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे जी और आरोप आपके ऊपर लगा लगा के जा रहे थे, जी तो ऐसे में एक व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो एक लिगेसी है, चाहे वो मानिए चाहे ना मानिए, जी तो वो है जी जो उस पे आरोप लगा लगा के, और जी कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब इस तरह से कहते थे कि हम उनका चेहरा देखना तक नहीं चाहते। जी ऐसे में इतने प्यार से मुस्कुरा के जी उनका कहा कि भाई ठीक है, आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात जी। तो ये चीज आपने देखा होगा, 10,000वें किलोमीटर में, 9,000वें किलोमीटर से 10,000वें किलोमीटर में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी जी को ये, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उनके शब्द आप देखिए, तो उन्हें ये एहसास लगता है कि हो चुका था कि लोग मेरी बात समझने लग गए हैं, अब मैं खुल के बोल सकता हूँ। और जो उन्होंने आखिरी में 10,000वें किलोमीटर में, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा की का आखिरी चरण था, वहां जो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो लगभग अपनी अपना जो विजन है वो, और क्यों वो कुछ ताकतों के खिलाफ खड़े हुए, जो व्यावसायिक हित के लिए समाज को और देश को अ, आप कह सकते हैं आर्थिक सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर तो और भाषा के तौर पे तो पहले ही करते हैं, मतलब वो तो लोग भी जानते हैं कि धार्मिक और भाषा के तौर पे खाई बनाई जाती है, राज्य स्टेट, अलग अलग स्टेट के तौर पर या जाति के तौर पर वो खाई बनाई जाती रही है। लेकिन जो बड़ी खाई तैयार की गई थी वो आर्थिक सामाजिक जो अ, उनका उनका ये उनकी स्थिति है उसके हिसाब से भी बनाई गई थी। कल उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, इसलिए डिकोड करना कह रहा था मैं कि उन्होंने एक बात कही कि गुजरात से वो गुजर रहे थे और छोटे व्यापारियों के समूह से उन्होंने बात की, तो उन्होंने जीएसटी की वजह से बहुत तकलीफ होने की बात बताई। लेकिन जब इन्होंने किसानों की चर्चा की कि वो भी तकलीफ में है, तो उसके बारे में ना वो इंटरेस्टेड थे और ना उन्हें पता। जो उन्होंने उनका उनके तरफ से जो ओपिनियन आए है। तो ये उन्हें तो नहीं पता। हमने देखा भी है। तो तब इन्होंने, हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैं कह रहा हूँ कि ये हम खुद ही देखते हैं कि जब सीए के खिलाफ मुसलमान सड़कों पे थे, तो जी जी बाकी बड़ा हिस्सा जो है मतलब वो साइड में था। जब जी जी किसान
किसान जब थे तो बाकी सब तो किसी को लेना देना नहीं जी था। जी जी, ये दिखता है। जी, दिखता है नौजवान जो तो इंटरेस्टिंग। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दी जूडो का, कि कैसे हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, जो बहुत बड़ी खाई बनाई गई है। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जूडो करता था, और जब मैं बेसिक जूडो सीख रहा था, बेसिक आर्ट सीख रहा था, तो अ, जूडो के खिलाड़ी को जमीन पे गिराया जाता है, और जूडो के खिलाड़ी को खुद को बचाना हो। तो पहले खिलाड़ी इनिशियल स्टेज में खुद को बचा, बाद में वो खिलाड़ी जो है, जब एडवांस स्टेज में जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि करना क्या है, तो वो खुद को न बचा करके धरती को बचाने की कोशिश करते हैं, वो धरती को बचाने लगते हैं, और ऑटोमेटिकली धरती, यानी कि मैट, उन्हें बचाने लगते। तो समाज में भी ऐसा ही, कि अगर छोटे व्यापारी किसानों को बचाना शुरू कर दें, किसान मजदूरों को बचाना शुरू कर दें, मजदूर विद्यार्थियों को बचाना शुरू कर दें, विद्यार्थी छोटे व्यापारियों को और एक श्रमिकों और बाकी सारे हाँ, वर्गों को बचाना शुरू कर दें, जी, जी। तो जो एकता बनेगी, जो एक यूनाइटेड फोर्स बनेगा, दरअसल वही भारत। जी, तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई, और इसमें बहुत बड़ा एक संदेश छिपा हुआ है। लेकिन अ, ये हमारे दर्शक भाई बहनों के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। जी, आगे। एक चीज और बार बार आता है मामला जी कि संविधान, संवैधानिक मूल्य और दूसरी तमाम चीजें, और एक धर्रे पे तमाम पार्टियां थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे समाजवादी पार्टियां हो, इवन बीजेपी भी थी। जी एक खास पैटर्न था वो, कोई जीतता था, हारता था, तमाम चीजें होती थी। जी 2014 के बाद जी मैंने क्या ऐसा हुआ कि ये जो भी तमाम लोग या तमाम पार्टियां जो डेमोक्रेटिक सेंस में चीजों को देखने के आदी हो गए थे, जी तो इस तरह से हमले हुए चारों ओर से कि मैंने भौचक्के रह गए, और भौचक्के ही नहीं रह गए, मतलब कई साल तो लग गए कि हो क्या रहा, कैसे बिल्कुल। भी, मतलब ये इतना, ऐसा देश, ऐसा समाज, ये अचानक कैसे हो गया। जी और नहीं। ऐसे में, जी जी जी, ऐसे में तमाम पार्टियों के पास, मतलब अ, केवल और केवल बचाओ 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 का नारा, मतलब देश बचाओ, संविधान बचाओ, फलाना बचाओ, ढिकाना बचाओ, ये सब चीजें शुरू हो गई। अब उनके पास कोई क्रिएटिव, कोई विजन या कोई देने की बात ही नहीं थी। मतलब मैं यहीं से ले रहा हूँ संदर्भ। ऐसे में राहुल को भी रियलाइज करते करते, एक तो उनके ऊपर भी हमले हुए बहुत तेजी से, जी 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 लगातार हुए, पेशेंसली। इस पूरे दौर में बाकी पार्टियां भी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं, कर रही हैं, लगातार हो रहा है। लेकिन राहुल एक बड़े सर्वमान्य नेता के रूप में, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग कल मैं देख रहा था बॉम्बे मुंबई में, आजाद आजाद मैदान था या शिवाजी पार्क था, पता नहीं। शिवाजी। तो एक स्टैंडिंग ओवेशन की तरह, मतलब, जी 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 तो ये प्रक्रिया कैसे हुई, मतलब लेफ्ट भी, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा और क्या क्या सब चीजें, मजदूर वर्ग और क्या क्या सब चीजें हो रही थी, वो लोग एकदम सारे के सारे ट्रेड यूनियन आंदोलन, मतलब सत्ते में आ गया, जी बचाव की मुद्रा में आ गए, क्या किया जी जाए,
समझौता ना किया जाए, इस तरह से जी, तेजी और समाज में भी इस तरह से अचानक चीजें बदल गई जी, कि जो स्वाभाविक मतलब सह अस्तित्व था वो कड़वाहट में बदल गया। जी, ऐसे में राहुल का उभरना क्या मायने रखता है? जी। ये बताता है कि अ, देखिए, जो अ, कड़वाहट पैदा की गई, इसका आधार बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है, आप भी जानते हैं, 99 साल टू बी वेरी प्रिसाइज पुराना है। प्लस जो कॉर्पोरेट आफ्टर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो कॉर्पोरेट की ताकत उभरी, तो देश की ही थी। लेकिन विदेशों से कॉर्पोरेट मतलब ये नहीं होता वो एक देश के नहीं होते। उनके मल्टीनेशनल। उनका 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 जो व्यापार है वो देशों और जो महादेशों की सीमा से परे का होता है। उनकी एक ही सीमा होती है, पूंजी। तो जो ये ताकत थी, ये दोनों जब मिली, और ये कोई पहली बार बीजेपी के वक्त में नहीं हुआ, ये कांग्रेस के वक्त ही शुरू हो गया। हालांकि उस बीच में बीजेपी की भी सरकार आई, फिर कांग्रेस की आई। ये नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद ये एक दौर आया, तो उसमें अकोमोडेट करना, एक एडजस्टमेंट करनी। और आप मेरे 10 साल पुराने 12 10 11 साल पुराने फेसबुक पोस्ट देखेंगे 2010 के बाद से। 2010 में था, मैं फेसबुक पे एक्टिव था, तो आप देखेंगे कि मैं आलोचना कर रहा था कि जो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो थोपी गई देश पे, अचानक थोपी गई, और अगर हमने अडॉप्ट कर लिया इसको, तो इसके लिए जो आम भारतीय हैं, जो भारतीय समाज है, उसको, वो इस तरह के नहीं है कि वो इसमें कैसे एडजस्ट करना है, ये समझ जाएंगे। उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि समाज को धीरे धीरे जो है वो उस दिशा की तरफ ले जाया जा सके, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, जहां पूंजीपति अपना कारोबार अच्छे से कर सके, वहीं पे आम नागरिक, श्रमिक, किसान, जवान, सब की जिंदगी में एक बड़ एक एक प्रति का रास्ता खुला रहे। तो वो गलती वहां हो गई, लेकिन आ, अब वो गलती थी, या फिर कांग्रेस के अंदर भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग थे, ऐसा कहूं तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं। तो उन लोगों का जो अ, उन लोगों की मजबूत पकड़ सिस्टम पे, वो आप कह सकते हैं। लेकिन 2014 से पहले, 2012 से, एक, या उससे भी पहले से, 2010-11 से, एक जो सुनियोजित तरीके से गवर्नेंस को अपने हाथों में लेने के लिए जिस तरह से पैसे पानी की तरह बहाए गए, नया नैरेटिव गढ़ा गया, अ, नए सपने दिखाए गए लोगों को, लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और तरह तरह की चीजें हुई। बाबा रामदेव आते थे, कहते थे पेट्रोल 38 रुपए में बिकेगा, स्मृति ईरानी कहती थी चीनी 13 रुपए में बिकेगा। तो लोगों को जो सपने दिखाए गए, जो जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ी, उसमें बह गए। और उसमें जब लोग बहे, तो फिर उनका जल्दी उभर के सामने आना, जल्दी उभर पाना, वो संभव नहीं था, क्योंकि एक उम्मीद सी बंधी होती है, चलो अभी नहीं हुआ आगे, चलो अभी नहीं हुआ आगे। उसके बाद अजीबोगरीब कदम, जन विरोधी ही कदम,
बड़ा ही साजिशाना कदम, बड़े ही साजिशाना कदम भी उठाए गए कई, जैसे नोटबंदी वगैरह वगैरह। तो लेकिन उसका मैसेज पब्लिक में उल्टा जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद बंधी, उन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता था कि जब देश की 90% संपत्ति 2% लोगों के पास है, तो काला धन तो वहां से निकलेगा। बाकी के पास तो कुछ हजार रुपए पड़े होंगे एवरेज, तो वहां से काला धन तो नहीं निकलेगा। लेकिन उम्मीद, उम्मीद एक साइकोलॉजिकल जो पकड़ है वो बना ली गई, और उसमें अ, फिर ये होता है कि आपको आगे पीछे तक सोच ना पाए, तो आपको धर्म का तड़का लगाया जाता है, एक फर्जी दुश्मन तैयार किया जाता है। यहाँ पे धार्मिक आधार पे किया गया, लेकिन सारे आधारों पे साथ ही साथ किया जाता है। और उसके बाद जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है, इल इन्फॉर्म्ड, इसीलिए बार बार राहुल जी ने कहा कि लोगों तक जानकारी नहीं लोगों के पास थी। उस तरह से नहीं, जितना कम जानकारी होगी उतना सोचा था, वैसे वैसा नहीं है कि कुछ जानकारियां उनके पास नहीं। तो वो जो इंफॉर्मेशन का जो माध्यम था, उसको पूरी तरह से कब्जे में लेकर के लोगों के को, वही वो दृश्यम वाली बात आपने पिछले किसी डिस्कशन में कहा था कि जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, धीरे धीरे वो मन में बस जाता है लोग। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, का तरीका है। तो वो उनके मन में बस गया था। तो जो एक धार्मिक तौर पे दुश्मन और क्रिएट किए गए, उसके साथ राजनीतिक तौर पे भी दुश्मन क्रिएट किया गया, जिसमें सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर तो गांधी जी को ही। तो इसीलिए उन्हें डिकोड करने की आवश्यकता पड़ी कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जिसे दुश्मन दिखाया गया, वो कितना दुश्मन है, और उस उस इंसान की बातों से आ, देश को क्या और कितना नुकसान। अभी देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा कि अ, चीन के दो स्पाई स्पाई क्राफ्ट्स जो वाटर क्राफ्ट्स जो हैं, वो एक बंगाल के पक्ष में और एक दूसरी ओर। तो उससे लगातार सर्वेलेंस भी हो रहा है, और चाइना ने आज खुल के कहा है फिर से, बहुत अ, बेदर्दी से कहा है फिर से, कि अरुणाचल जो है उसे हम भारत का अंग नहीं मानते हैं, लेकिन का, लेकिन हमारी तरफ से अभी भी कोई कड़ा संदेश नहीं है। तो वो जो वो जो व्यवस्था है, वो जो नैरेटिव है, जो, अच्छा, राहुल गांधी जी इस पे लगातार खुल के चाइना पे बोल रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री जी से भी कहते रहे हैं, उनसे आग्रह करते रहे हैं कि आप बोलिए और आप जवाब दीजिए, और जैसा भी आप चाहें वैसा जवाब दीजिए। एक बार उन्होंने कहा तो आपके साथ। तो अगर अ, जो शक्तियां हैं, जो व्यापारिक शक्तियां हैं, हाँ, और एक शक्ति की बात की थी जिसका शक्ति को याद आया कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के पीछे एक जो शक्ति है, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसे फिर से धर्म से जोड़ करके जो है एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मैं तो शक्ति का उपासक हूँ। हालांकि उसमें वो खुद ही फंस गए, क्योंकि ये से लेकर के जो हमारी रेसलर बहनें थी,
वो कठुआ और सब न जाने की तरह के मामले उठ गए, जिसमें उन्होंने शक्ति को शक्ति का प्रताड़ना देखने के बावजूद नहीं किया, लेकिन उसने शक्ति का वो किया। तो जिस शक्ति की वो बात कर जब डिकोड करते हैं, तो देखना चाहता हूँ वो शक्ति जो है वो कौन सी शक्ति की बात, और जो धर्म के चोले में कॉर्पोरेट के चलने वाले बहुत अच्छा इनकम जनरेट करने वाला एक नया इंडस्ट्री है, धन का इंडस्ट्री। धन का इंडस्ट्री मतलब धार्मिक पौराणिक धार्मिक संस्थान, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं, बल्कि कुछ नए संस्थान, तो मंदिर तो शायद बनवाते भी है, नहीं भी बनवाते हैं, लेकिन तो उनका जो वस्त्र है, उनका जो सेटअप है, वो ऐसा है जैसे हमारे पौराणिक टाइम में हमारे संतों का। तो उससे कंफ्यूज वो एक बहुत बड़े वर्ग की बात है, जो बच्चों की सत्ता की तरफ से जो जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा कार्य करते हैं, वैसा स्टेटमेंट देते हैं, वैसा एक्शन करते हैं। तो ये शक्ति की बात की थी उन्होंने, वो कॉर्पोरेट शक्ति थी। मुझे लगता है कि ये जो दूसरे जो पहलू हैं, खास करके सामाजिक पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक पहलू जिसको कह रहे हैं, जिसकी जी थोड़ी सी कैसे दबाव बनाया जाता है या कैसे माहौल बनाया जाता है, जी जी और जो दिख रहा है या इल इन्फॉर्म जिसकी बात हो रही है, जी इसके पीछे की लगातार जिस शक्तियों की बात वो राहुल गांधी कर रहे हैं, जी वो तो स्वाभाविक रूप से डिकोड तो करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग लगातार तमाम एपिसोड्स में, तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने का केवल सिलसिला इसलिए भी नहीं है कि मैंने कहा पहले भी कि अ, हम यदि जानते हैं तो हमको हमारा कर्तव्य है कि हम बताएँ। बिल्कुल। और जो हम जानते हैं, जो हमारा परसेप्शन। हाँ, परसेप्शन है, वो जनता तय करेगी कि जी क्या जी क्या नहीं है। उस पे हम अलग से हम बात करेंगे। जी एक चीज़ शायद बात-बात में रह गया, अ, और मैंने सवाल किया था, शायद संदर्भ थोड़ा से हट के चला गया जी 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 होता है कभी। कि राहुल गांधी कांग्रेस से लड़ते, मतलब बीजेपी से लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तीसरा कि नया कांग्रेस या नई तरह की जो एक अवधारणा या विजन, मैं तो केवल कांग्रेस का विजन नहीं कहूँगा, जब देश की बात हो रही है तो देश के लिए एक नया विजन, और उस पे कितने लोग सहयोगी होंगे, कौन कौन पार्टी सहयोगी होगी नहीं होगी, और कौन किसका कितना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वो अलग बात है। लेकिन एक विजन देना, तो पहले तो इसी से कि राहुल कितना कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जी एक बहुत पॉलिटिक्स बहुत से लड़ रहे बहुत हैं, अच्छा प्रश्न था। पॉलिटिक्स वो छूटा जी, नहीं, वो अच्छा बदल गया था। हाँ दिशा बदल गया जी। जी। तो ये जहाँ तक कांग्रेस सही, मतलब कांग्रेस से तो लड़ ही रहे थे, कांग्रेस की ताकतों से तो लड़ ही रहे थे। तो सेंट्रलाइजेशन के समर्थक थे, और जो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते थे।
पार्टी हित में किसी प्रकार का देखना चाहते थे, क्योंकि ये जो बातें हैं ये देश हित में जरूर, पार्टी हित में नहीं है। बात हो सकती थी, पार्टी की बात हो सकती थी। फिर दूसरी पार्टियों में भी जो सेंट्रलाइज इकोनॉमी, सेंट्रलाइज समर्थक थे, ये उनकी लड़ाई उससे थी। लेकिन एक जो चीज देखिए वो ये पार्टी से कहीं कहीं बाहर पार्टी से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये समझा कि शायद हमें राजनीतिक अपने राजनीतिक लाभों हासिलों से बाहर आकर अभी ये वक्त है कि देश को वापस ट्रैक पे लाया। राजनीति तो रहेगी, पार्टियों के भी। अब आप देखें, मैक्सिमम माइग्रेशन हुआ बीजेपी की तरफ, लेकिन कुछ माइग्रेशन बीजेपी से भी कांग्रेस की तरफ, जिसमें सर छोटू राम, किसानों के मसीहा, उनके जो है जो सिटिंग एमपी है वो, तो ये बता रहा है कि अपने अपने विचारधारा के साथ लोग, अच्छा, चेहरों में भी आप अंतर देखें। पहले जो धनाढ़ चेहरे से आने वाले चेहरे मुख्यमंत्रियों के दावेदार होते थे, अचानक से चरणजीत सिंह चन्नी और सुखू साहब और रेवंत जैसे और डीके शिव कुमार जैसे वो चेहरे जो शाही परिवार से नहीं थे, वो आगे आए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। असर इसका इम्पैक्ट पड़ा कि भी भले ही उन्होंने किस वजह से नए चेहरे, ये मुद्दा एक अलग चीज है, लेकिन उन्हें अपने चेहरे बदलने पड़े। ये रजवाड़े और शाही लोग नहीं है, कई सारे चेहरे मुख्यमंत्रियों के। तो जो परसेप्शन होता है वो धीरे धीरे और पूरी लड़ाई के बाद बदलता है। ये अभी सही नहीं, अभी तो तुरंत शुरू हुई है। देश को बदलने में काफी वक्त लगेगा। सत्ता में कोई भी रहे, सत्ता में कांग्रेस भी आ जाए तो भी देश को बदलने लगेगा, क्योंकि बन चुकी है। जो देश 55 10 साल पहले तक 70 साल की यात्रा 55 लाख करोड़ के खर्च में था, आज वो 162 167 करोड़ के खर्च है, बहुत बड़ी 200 करोड़ 205 करोड़ बता रहे 200 लाख, हाँ, 200 लाख, 205 लाख, ठीक ठीक। तो जो स्थिति है वो भयावह है, और उसको अगर चेत के कभी जाग गए, जो दिख रहा है, जगते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सिस्टम में है बहुत सारी, बहुत सारे हर्डल्स हैं लोगों के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए। और हैं। अगर परिवर्तन आ भी गया तो ये एक जी क्योंकि लंबा हो रहा है तो जी 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 क्योंकि हम इस तरह के माध्यम में और लगभग हो भी चुका है। हाँ हाँ हम इस तरह के माध्यम में हैं कि जी बीच में ब्रेक लेके चाय भी नहीं पी सकते, जी तो जी लगातार दिखाना पड़ता है। जी तो एक तो यह है कि अ, आज यही हम रोकते हैं और 3-4 सवाल आगे के लिए। जी अभी की जो यात्रा है राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा, ये जो मतलब जब शुरू की उन्होंने मतलब जी लोगों से मिलना, ये जैसे भट्टा जी पर क्या क्या सब चीजें अभी हैं, जी अब पार्टी के पॉलिसीज के खिलाफ भी चले गए। तो अब यह है कि
क्या-क्या हर्डल्स हैं, क्या-क्या बाधाएँ हैं, वो राजनीतिक क्या-क्या बाधाएँ हैं, सांगठनिक क्या-क्या चुनौतियाँ हैं कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। और दूसरा कि जो पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो तथाकथित सेंट्रलाइज्ड मॉडल के खिलाफ वो कितना और किस लेवल पे साथ में रहेंगी, आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जैसे ही यदि मान लीजिए कि सत्ता आती है तो फिर वही हड़बंग भेड़ चाल कहीं शुरू ना हो जाए कि हम प्रधानमंत्री तो हम फलाने तो हमारा मंत्री तो ये सब चीज़ें भी, क्योंकि सत्ता है तो सत्ता का सब चीज़ें भी वही होगी। तीसरा यह है कि जो सत्ता का जो अभी तक का पूरा ढांचा रहा है, जी इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जी। तो ढांचे को बदलने की भी मुझे लगता है कि एक पूरी की पूरी अमृतकाल से शायद नई शुरुआत हो, ये भी एक संभावना है। क्योंकि यदि नहीं बदलेंगे तो फिर वही आके वहीं आ नहीं, जाएगा। और सिर्फ अमृतकाल के ही नहीं, पहले पहले के वक्त, पहले के वक्त के भी तो की जो गलतियां थी, पॉलिसीज, उन सबको बदलना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर के, यहाँ तक कांग्रेस के अंदर के भी अभी तो जो अलग तरह के विचारधारा के लोग जो एक लास्ट सवाल। के साथ स्टेटस के साथ आएंगे, उनके साथ लड़ना, तो क्या है कि अभी लड़ाई लंबी, और एक इसमें लास्ट आगे की कड़ी में चीन के शैंघाई जैसे शहरों और भारत के धारावी जैसे शहरों में क्या मुकाबला हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको भी जोड़ेंगे। जी, जी, एक एक और लास्ट है जिस पे हम आगे डिकोडिंग राहुल के जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें ये जो न्याय की अवधारणा और उसमें भी सामाजिक न्याय का जो पूरा एक कंसेप्ट है, वो फिर से तमाम जातियों की के आंकड़े जब राहुल गांधी दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत करेंगे। और बिल्कुल। इसके साथ साथ जो पूरी सांस्कृतिक पूरी देश की अवधारणा है या समझ है या जिस नैतिक उस पे खड़ा है, उसके लिए क्या चैलेंजेज हैं और क्या विकल्प हैं। राहुल जी गांधी के इस यात्रा से कुछ सूत्र निकल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हम उसको अगले एपिसोड में डिकोड करेंगे। और अभी तक की जो यात्रा, अभी तक की जो हमारी और आपके बीच की जो का विमर्श रहा या बातचीत रही है या जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, दर्शकों से हम यही चाहेंगे, उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि आप यदि कहीं भी किसी भी तरह के आप इनपुट डालना चाहें या कुछ कमेंट्स करना चाहें बिल्कुल, या उनका परसेप्शन, मतलब इससे आपकी मदद मिलेगी, तो राजनीतिक दल है उनको भी मदद मिलेगी। तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे या जिस तरह से भी आप सहयोग करना चाहें कमेंट उसमें। के माध्यम से। जी, जी, उसको जी लाइक, सब्सक्राइब और तमाम चीज़ें जो करनी है वो तो कर ही दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और नेक्स्ट एपिसोड में जो-जो सवाल अभी रह गए हैं, जो अभी हमको लेके जाना है, तो राहुल के बहाने, यात्रा के बहाने उनकी राजनीतिक कद के सुधरते, उभरते, बिगड़ते, बनाते, एक नया स्वरूप लेते, जो पूरा हम लोगों ने देखा है या समझ रहे हैं, तो उसको और बेहतर गहराई से समझा जाए। ये केवल राहुल को समझना नहीं है, यह खुद को समझना भी है और साथ साथ भारतीय राजनीति के नए दौर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम शायद एक बेहतर समाज निर्माण की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी, और सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सपर्ट हैं विघ्नेश भाई, आपका मतलब बहुत धैर्य के साथ और बहुत पूरी विथ इंफॉर्मेशन, इल इंफॉर्मेशन नहीं, विथ इंफॉर्मेशन आप लेके आए हैं।